माननीय चौधरी विकास पटेल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली हैं, वो अपनी बात रखें। माननीय चौधरी विकास पटेल जी। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की 18 मंडलों की मंडलीय महारैलियों के समापन के बाद में अभी जनपद स्तरीय महारैलियों का कल से शुरुआत की गई और कल कौशाम्बी जिले की महारैली आयोजित की गई और फिजिकल रूप से जितने ज़्यादा लोग उस रैली में शामिल होते थे, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों तक सेंटर बना बना करके हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों को इस महारैली को पहुंचाने का काम किया, महारैली को सुनाने का काम किया। और जितना फिजिकल रैली में लोग आते थे, उससे ज़्यादा लोगों को सुना करके, उससे ज़्यादा लोगों तक इस रैली को पहुंचा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने जो आरएसएस और बीजेपी की जो साजिश है, हमारी आवाज लोगों तक ना पहुंचे, उस बात का मुंहतोड़ जवाब आरएसएस बीजेपी के लोगों का देने का काम भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। और इस बात को भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अब इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। ये लड़ाई हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ेगी और दुश्मन जितना भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, उतना ही ज्यादा ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, उतना ज्यादा दुश्मनों के लिए मुश्किल होगी। हमारे लिए अभी हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए हर प्रकार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, देश की आजादी को लगभग 75 साल हो रहे हैं और 75 साल की आजादी में कई बार चुनाव आए। हर चुनाव में हम लोग वोट देते हैं और हर 5 साल बाद हम वोट देते हैं, लेकिन आजादी के 75 साल में हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और संविधान की वजह से, संविधान लिखकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन समस्याओं का समाधान कर दिया था, वो समस्याएं दोबारा से फिर से पैदा की जा रही हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा और संविधान लागू किया गया, तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं, तो वो संविधान अच्छा साबित अंततः नहीं होता है। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लागू करते वक्त ही कही थी। तो इस बात के आधार पर हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, वो इसलिए दिया कि जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान को चलाने वाले लोग भी बाबा साहब अंबेडकर के लोग ही हों। लेकिन आजादी के 74 साल में हम लोग ऐसा नहीं कर पाए और हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और हराने और जिताने के नाम पर और भी कई प्रकार से हम लोग वोट देते रहे। और इसकी वजह से आजादी के 74 साल में जिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, हमारी उन समस्याओं का समाधान आजादी के 74 साल में नहीं हुआ, बल्कि आज हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, या फिर अलग अलग प्रकार के देश में जो माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं वो हो, सभी के ऊपर देश में बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है। और हैरानी की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, मगर राष्ट्रपति जी जब मंदिर में गए तो वहां बैठे पंडित जी लोगों ने कहा कि आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, मंदिर के राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। आजादी के 75 साल में
शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार अभी भी शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर में, इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद में जहां अखिलेश यादव जी रहते थे, उसे शुद्ध किया गया गंगा जल और गोमूत्र से, और हवन भी कराया गया ताकि वहां की हवा भी शुद्ध हो जाए। तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी ओबीसी और एससी के लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर खदेड़ा जा रहा है, कहीं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर खदेड़ा जा रहा है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर खदेड़ा जा रहा है। अलग अलग मुद्दों के आधार पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने की कोशिश शासक वर्ग के द्वारा की जा रही है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आदिवासियों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है, और नक्सलाइट घोषित करके उनको गोलियों से मारा जाता है। तो आदिवासियों के भी हालात देश में अच्छे नहीं है, आदिवासियों के हालात देश में खराब है। देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम देश में हुआ है, और अभी जब किसानों के समर्थन में सिख लोग धरने पर बैठे थे तो सिखों को देश में खालिस्तानी कहा गया। क्रिश्चियनों की संस्थाओं पर हमले हो रहे, क्रिश्चियनों के चर्चेज पर हमले हो रहे, चर्चों को जलाया जा रहा है। लिंगायत लोग जो दक्षिण भारत में हैं वो कहते हैं कि हमारा धर्म स्वतंत्र धर्म है, हमको स्वतंत्र धर्म की मान्यता दिया जाए, लेकिन उनको स्वतंत्र धर्म की मान्यता नहीं दी जा रही। इस देश में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके बड़े बड़े जो सेंटर हैं, उन सेंटरों पर ब्राह्मणों का और मनुवादियों का कब्जा करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो देश की बड़ी माइनॉरिटी है, जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74-75 साल में मुसलमानों को इस देश में सबसे ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई। मुसलमानों को कभी आतंकवादी कहा गया, मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी कहा गया, मुसलमानों को कभी विदेशी कहा गया। तमाम प्रकार से मुसलमानों को इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों को बदनाम करने का काम आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा किया गया और आज भी किया जा रहा है। और जिसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के 74-75 साल में मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, बल्कि मुसलमान केवल सफाई देने में ही परेशान है कि वो आतंकवादी नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो विदेशी नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि आजादी के 74 साल में मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो जेल में ज्यादा है और देश में कम है। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालात खराब हैं। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग मुसलमान के ऊपर मॉब लिंचिंग करते। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है मुसलमान को नहीं पता रहता, ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता रहता है, और वो मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान बनाए जा रहे हैं। तो देश में शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार आजादी के 74 साल में हो रहे हैं। और जो देश का बड़ा तबका है, आधी से अधिक आबादी है, जिसे ओबीसी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसे ओबीसी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं हुई, पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं हुई। और पिछड़े वर्ग के लोगों की अलग से जनगणना ना होने की वजह से पिछड़े वर्ग का जो संख्या के अनुपात में हिस्सा पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए था, वो संख्या के अनुपात में हिस्सा पिछड़े वर्ग के लोगों को आज तक नहीं मिला। और पिछड़े वर्ग के लोगों को संख्या के अनुपात में हिस्सा आज तक नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास,
लेकिन जब पिछड़े वर्ग के आंकड़े ही कलेक्ट नहीं हुए आज तक, तो आंकड़े कलेक्ट किए बगैर पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास नहीं किया जा सकता। तो आजादी के 74 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन का प्राविधान संविधान में है। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन का प्राविधान संविधान में है, लेकिन ओबीसी के लोगों को आजादी के 74 साल में भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली। तो इसलिए देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जो सभी लोग हैं, इन सभी लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार आजादी के 74 साल में हो रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर आजादी के 74 साल में हर 5 साल बाद हम लोग वोट डालने का काम करते हैं। हर 5 साल बाद वोट डालने के बावजूद भी हमारे ऊपर ये अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से जो देश का किसान है, आजादी के 74 साल में किसान कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। किसान केवल इतना कह रहे हैं कि जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, ये माइक जिसने बनाया, इसकी कीमत रखने का अधिकार उसके पास में है। हमारे सामने जो कैमरा लगा है, उसको जिसने बनाया, उसकी कीमत रखने का अधिकार उसके पास में है। जिस गाड़ी में हम लोग आए, उसको जिसने बनाया, उस गाड़ी की कीमत रखने का अधिकार उसके पास में। हम किसान लोग हैं, हम फसल पैदा करते हैं। हम फसल पैदा करते हैं, तो जो फसल हम लोग पैदा कर रहे हैं, उस फसल का कीमत रखने का अधिकार भी किसानों को होना चाहिए। मगर किसान इतनी भी मांग नहीं कर रहा है कि उस फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार हमको दो, बल्कि किसान तो ये कह रहा है कि आप ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बना करके देने का काम सरकार करे। किसान केवल इतनी बात कह रहा है, लेकिन आजादी के 74 साल में किसानों की इतनी भी बात नहीं सुनी गई। और जिन लोगों ने नारा लगाया था कि बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार उन लोगों ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ में लेकर के आए। और 3 काले कानून किसानों के खिलाफ क्यों लेके आए? क्योंकि बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो किसान रहेगा तो किसानों पर वार होगा, अगर किसान रहेगा ही नहीं तो किसानों पर वार हो नहीं सकता। तो मोदी जी ने सोचा न किसान रहेगा न किसानों पर वार होगा, तो किसान रहे ही ना, किसान बचे ही ना, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए। तो उसके लिए 3 कानून लाए कि जो किसानों की जमीन है उसको उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को दे दिया जाए। जब किसानों की जमीन को उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा तो किसान बचेगा ही नहीं। तो ये जो साजिश चल रही है देश में किसानों को समाप्त करने की, इसको भी किसानों को समझना होगा। पहले आरएसएस, बीजेपी के लोग कहते थे कि नहीं, 3 कृषि कानून किसानों के समर्थन में है। और जब किसानों ने इसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन किया तो सरकार को वापस लेना पड़ा 3 कानून, और वापस लेने के बाद माफी भी मांगना पड़ा। अभी आरएसएस, बीजेपी के लोग इसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने 3 कानून वापस ले लिए। अरे भाई, तुमने कानून लाए तो किसानों से नहीं पूछा, और फिर तुम किसानों को बता रहे थे कि किसानों के समर्थन में है। अभी 3 काले कानून तुम वापस ले लिए, उसको तुम उपलब्धि बता रहे हो। तुम ही लाए, तुम ही वापस ले लिए, तो उपलब्धि कहां से हो गई? पहले पत्थर फेंक कर किसान का सर फोड़ा और फिर पट्टी करवा दिया, और फिर बोल रहे हैं नहीं हमने तो पट्टी कर दिया, हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं और एमएसपी की गारंटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो किसानों के हालात भी देश में अच्छे नहीं हैं। किसानों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि आजादी के 74 साल में किसी भी सरकार ने किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का कानून नहीं बनाया। मजदूरों के हालात देश में बहुत ज्यादा खराब है। और अभी जो नए श्रम कानून आए नरेंद्र मोदी की सरकार में, चुपके से लॉकडाउन में, जैसे किसानों के खिलाफ कानून आए थे, वैसे ही मजदूरों के खिलाफ कानून आए। और उसकी वजह से अभी मजदूरों को उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का गुलाम बना करके रख दिया जाएगा। तो किसानों के हालात खराब है, मजदूरों के हालात खराब है। और जो देश का नौजवान है, जो नौजवान है, वो नौजवान लखनऊ में आता है, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान,
और नौजवान सरकार को कहता है कि हमने इंटर पास कर लिया है, बीए पास कर लिया है, बीएससी पास कर लिया है, टेट पास कर लिया है, सुपर टेट पास कर लिया है, पीएचडी भी कर लिया है, अभी आप हमें रोजगार दे दो। जब नौजवान इस बात की मांग करता है कि आप हमें रोजगार दे दो, तो जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो योगी की सरकार क्या कहती है नौजवानों को? उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार नौजवानों को कहती है कि तुम्हारे लिए रोजगार नहीं है, तुम्हारे लिए तो लाठी है हमारे पास में, रोजगार नहीं है, लाठी है हमारे पास में। और जो नौजवान ये कहते हैं कि हमारे भी हाथ को काम दो, हम इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो योगी की पुलिस उनकी पिटाई लाठी डंडे से करने का काम करती है। नौजवानों के हालात भी खराब हैं। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं, चाहे और उसमें जो भाजपा के लोग शामिल हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चाहे उन्नाव का कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे जौनपुर का कांड हो, ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कांड हुए। चाहे पंचायत चुनाव में महिला को नॉमिनेशन करने से रोका गया और साड़ी तक खींची गई हो, इतना ज्यादा महिलाओं का अपमान किसी सरकार में इसके पहले नहीं हुआ जितना अपमान इस सरकार में महिलाओं का हुआ। तो देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, नौजवान और महिला, इन सभी लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए इन सभी लोगों को मिलजुल करके परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन हम लोग हराने जिताने के नाम पर कर रहे हैं। 2014 में भी हम लोगों ने परिवर्तन किया था। 2014 में मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा था कि हम तो काला धन वापस लाएंगे। हमारे लोगों ने सोचा कि मोदी जी एक पहला ऐसा नेता है जो काला धन वापस लाने की बात कर रहा है। तो हमारे लोगों ने सोचा, लग रहा मोदी जी नेता नहीं है, कोई महात्मा आदमी है। तो हमारे लोगों ने मोदी को नेता नहीं महात्मा समझ लिया और कहा ये महात्मा आ गया है, ये हमारा कल्याण करेगा, काला धन वापस लाएगा। और वापस लाएंगे इतना ही नहीं कहा मोदी जी ने, फिर कहा 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। हमारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। 15 लाख लोगों ने इकट्ठा देखा भी नहीं होगा हमारे लोगों ने। जब मोदी जी ने कहा कि खाते में 15 लाख डालेंगे तो हमारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और कहा ये नेता नहीं है, ये महात्मा आदमी है और महात्मा का अगर साथ देंगे तो जरूर परिवर्तन हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का साथ हमारे लोगों ने दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और एक दिन रात को 8 बजे टीवी पर आ गए। जब मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर आ गए तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमारे लोगों को लगा कि मोदी जी 15-15 लाख खाते में डालने की बात करने वाले हैं। तो हमारे लोग खुश हो गए और हमारे लोग खुश होकर के टीवी के नजदीक जाकर बैठ गए और मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, धड़कन थाम कर हमारे लोग बैठे रहे, बस 15-15 लाख हमारे खाते में आने वाला है। लेकिन मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। हमारे लोग समझ नहीं पाए, निराश हो गए कि 500 1000 के नोट आखिर क्यों बंद किए जा रहे हैं। तो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको समझने में मदद कर दिया कि ये जो काला धन वापस लाने की बात है, तो काला धन सारा का सारा 500 1000 की नोट में, और ये 500 1000 की नोट में जो काला धन है, जब ये बंद हो जाएगा तो सारा काला धन खत्म हो जाएगा। और फिर मोदी जी ने घोषित किया था कि 2000 का नोट चलाएंगे। तो तमाम टीवी चैनलों ने भी बताया कि 2000 की नोट में तो चिप लगी रहेगी, उसको तो कोई रख ही नहीं पाएगा इकट्ठा, वो तो चिप लगी रहेगी, सैटेलाइट से पता लगा लिया जाएगा। इतना ज्यादा झूठे लोग हैं ये लोग, झूठ का इतना ज्यादा प्रचार करते हैं। हमारे लोगों ने सोचा चलो ठीक है, नोटबंदी से काला धन आएगा, फिर हमारे खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो हमारे लोगों ने नोटबंदी का सोचा कि अब जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने भ्रष्ट उद्योगपति हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है सरकार को, जिनके पास काला धन है, वो सारा का सारा काला धन जब बाहर आएगा तो वो जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट व्यापारी है, वो अभी हम ठेला जैसे चलाते हैं वो भी आकर ठेला चलाएगा।
हम रिक्शा जैसे चलाते हैं वो भी आकर के रिक्शा चलाएगा, हम जैसे सब्जी भाजी चौराहे पर बेचते हैं वो भी बेचेगा, हम जैसे खेती किसानी करते हैं वो भी खेती किसानी करेगा। तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि चलो अभी काला धन वापस आ रहा है, तो जो अमीर आदमी है वो सड़कों पर आ जाएंगे और लाइनों में लग जाएं। लेकिन जब नोट बदलने का समय आया तो एक भी उद्योगपति, एक भी पूंजीपति, एक भी भ्रष्ट अधिकारी, एक भी भ्रष्ट नेता लाइनों में नहीं लगा। लाइनों में अगर कोई लगा तो इस देश की गरीब आवाम, गरीब जनता लाइनों में लगी और बहुत सारे लोग लाइनों में लग करके शहीद भी हो गए, मर भी गए। तो सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का अगर हुआ, गरीब तबके को हुआ, छोटे व्यापारियों को हुआ, जो ठेला लगाते थे, रिक्शा चलाते थे, उनको हुआ। और हमारे घरों की जो महिलाएं, एक भारत सरकार का रिजर्व बैंक होता है, एक हमारे घर का रिजर्व बैंक होता है। हम पुरुष लोग महिलाओं को घर के खर्चे के लिए पैसा देते हैं, तो उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा बचा करके महिलाएं घर के रिजर्व बैंक में पैसा इकट्ठा करती हैं। और जब परिवार पर कोई संकट आता है, बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही होती, बच्चे का इलाज का पैसा नहीं होता है, किसी के परिवार में तबीयत खराब हो जाती है, तो घर की महिलाएं कहती है अच्छा ये पैसा मेरे पास में है, ये पैसा ले लो, इससे बच्चे की इलाज करवा लो, बच्चे का फीस जमा कर लो। तो वो पैसा संकट के समय में काम आता है। लेकिन जब मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया तो जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा महिलाएं हमारी रखती है, वो सारा का सारा पैसा बाहर चला गया और बाहर आने के बाद वो महिलाओं के पास में दोबारा नहीं गया। तो एक तो वो तो सोच रहे थे काला धन वापस आएगा, बल्कि उनके पास जो सफेद धन था वो भी निकल करके बाहर चला गया। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जनता के साथ कैसे नरेंद्र मोदी जी ने धोखेबाजी की है। फिर एक दिन नरेंद्र मोदी जी आ गए टीवी पर, हमारे लोगों ने सोचा चलो अभी तो नोटबंदी भी हो गई, काला धन भी आ गया होगा, तो अभी मोदी जी आ गए हैं तो इस बार तो 15-15 लाख मिलना तो तय ही तय। तो हमारे लोग फिर जब मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, तो हमारे लोग फिर टीवी के पास सट के बैठ गए। और जब फिर टीवी के पास सट के बैठ गए तो मोदी जी ने फिर कहा भाइयों बहनों, आज से जनता कर्फ्यू लागू किया जाता है। जनता कर्फ्यू लागू हो गया। अब उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो हमारे युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है ये मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में है, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में है, हरियाणा पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में है, कर्नाटका में, आंध्रा में बहुत बड़ी संख्या में है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार के लिए बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान गए हुए हैं, काम करते हैं। जब अचानक से जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन मोदी जी ने कोरोना के नाम पर घोषित कर दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। और जब उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, खाने के लिए उनको कुछ नहीं था, तो उनको मजबूर होना पड़ा, चाहे वो दिल्ली में थे, चाहे वो बॉम्बे में थे, चाहे वो लुधियाना में थे, चाहे वो पंजाब में थे, चाहे वो हरियाणा में थे या दक्षिण भारत के किसी हिस्से में थे, तो उनको पैदल ही वहां से जैसे तैसे वहां से घर के लिए रवाना होना पड़ा। और देश में जब आजादी मिली थी अंग्रेजों से, उसके बाद जो भारत के विभाजन की घटना हुई थी, उस भारत के विभाजन की घटना के बाद ऐसी इतनी बड़ी त्रासदी उसके बाद कभी नहीं देखी गई कि हजारों किलोमीटर पैदल महिलाएं चल रही हों, दुधमुहे बच्चे हजारों किलोमीटर चल रहे हों, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हों, गर्भवती महिलाएं चल रही हों, ट्रेनों तक में बच्चों को, महिलाओं को जन्म देना पड़ा हो। इतनी बड़ी त्रासदी इसके पहले कभी नहीं देखी गई। इतनी बड़ी त्रासदी मोदी जी के कार्यकाल में लॉकडाउन में देखी गई। और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नौजवान थे वो सबसे ज्यादा परेशान हुए उसमें। और उनको पानी तक नहीं मिलता था, बिस्किट का पैकेट तक नहीं मिलता था। और हमारे आप जैसे कोई अच्छे इंसान अगर सोचते थे कि इनको पानी पिलाया जाए, इनको बिस्किट का पैकेट दिया जाए, भूखे हैं इनको कुछ खिलाया जाए, तो उत्तर प्रदेश में जो योगी की पुलिस थी वो 4 डंडे खिलाने वाले को भी मारती थी और 4 डंडे खाने वाले को भी मारती थी। तो ये इतने बदमाश लोग हैं कि भूखे को भी खाना खिलाने नहीं देना चाहते। इनका एक नया पैसा नहीं लग रहा था, पैसा समाज लगा रहा था। लेकिन समाज के जो लोग उस समय आपदा के समय में लोगों की मदद करना चाह रहे थे, तो
लिए लोग मदद भी करने नहीं देना चाहते थे। तो इतना ज्यादा अन्याय अत्याचार हुआ, तो इस अन्याय अत्याचार के बारे में हम लोगों को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को, और 2022 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले एक बात और बहुत डंका पीटने का काम किया था कि मैं पिछड़े वर्ग का, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं नीच जाति का हूं, इसलिए हमारा अपमान होता है। मोदी जी ने यह डंका पीट पीट कर कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, नीच जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा कि मोदी जी चाय बेचते हैं, मतलब गरीब आदमी है, हम भी गरीब आदमी हैं, मोदी जी भी गरीब आदमी है। मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, हम भी पिछड़ी जाति के हैं, और मोदी जी भी पिछड़ी जाति के, हमारा भी अपमान होता है और मोदी जी का भी अपमान होता है। इसका मतलब मोदी जी अपने आदमी है, और जब मोदी जी अपने आदमी हैं तो अगर इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, सपोर्ट दिया, और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला प्रहार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर किया, और जो 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम क्रीमी लेयर के नाम पर किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, तो पिछड़े वर्ग के साथ में धोखाधड़ी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, जानवरों की गिनती किया मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो आरएसएस के कहने पर हलफनामा देने का काम सुप्रीम कोर्ट में किया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। एक तरफ मोदी जी डंका पीटते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं, एक तरफ पिछड़े वर्ग का डंका पीटते हैं, और दूसरी तरफ पिछड़ों के खिलाफ में ही सारा का सारा काम आरएसएस के कहने पर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी मुख नहीं है, आरएसएस के मुखौटे हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटे हैं, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने सोचा कि पिछड़े वर्ग का वोट, पिछड़े वर्ग के आदमी को जब तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा तब तक पिछड़े वर्ग का वोट नहीं लिया जा सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी नाम का मुखौटा लगाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया, ताकि पिछड़े वर्ग का वोट लूटा जा सके। और 2014 के चुनाव में पिछड़े वर्ग का वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर लूटने का काम किया, और सबसे ज्यादा सत्यानाश पिछड़े वर्ग के लोगों का करने का काम भी मोदी ने किया। अभी सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, ये कहते कहते इंडियन ऑयल बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सारी सरकारी संपत्तियां बेचने का काम कर रहे हैं, और किसानों की जमीन भी अडानी और अंबानी की देने की साजिश कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का नारा वोट लेने के लिए है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वोट लेकर सरकार बनाने के बाद नारा बदल जाता है। वोट लेकर सरकार बनाने के बाद नारा हो जाता है सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा बदल जाता है, और सबसे ज्यादा धोखेबाजी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने किया। 2017 के चुनाव में भी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखेबाजी हुई। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा हाईलाइट किया गया और कहा गया केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य जी जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो केशव प्रसाद मौर्य जी को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर किया। पीछे सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों के किए। और जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बताया गया था कि अखिलेश यादव की सरकार आती है तो सारी नौकरियां यादवों को मिल जाती है, हमारी सरकार बनाओ तो सारी नौकरियां तुम्हें मिलेगी,
आप चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला देख लो, चाहे बादा यूनिवर्सिटी का मामला देख लो, चाहे एपीआई की जितनी भर्तियां हुई उसका मामला देख लो, चाहे प्रिंसिपल से जो रिजल्ट निकले उसका मामला देख लो, या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लो। हर जगह पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई, हकमारी हुई। तो इसलिए जिन पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझ में आ गई है और वही पिछड़े वर्ग के लोग 2022 में अभी योगी को और बीजेपी को सबक सिखाने का काम भी करेंगे। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा पर था। मैंने किसानों को पूछा तो किसानों ने कहा, एक तो मोदी जी किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, दूसरे योगी ने इतने छुट्टा साढ़ छोड़ दिए हैं कि वो साढ़ किसानों की फसलों को खा रहे हैं और किसानों को रात को 2-2 बजे तक योगी के साढ़ों को भगाने का काम करना पड़ता है खेतों से। तो साथियों, ये जो तमाम प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, और मैं गारंटी के साथ इस बात की चुनौती देता हूं कि चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हो, एक काम नहीं बता सकते कि उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के समर्थन में कोई काम किया है। कोई काम नहीं उन्होंने किया है। इसलिए आज की तारीख में वो कहते हैं 80-20 की लड़ाई है, मतलब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को दोबारा ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो 2 मुद्दे पर वो वोट लेना चाहते हैं। एक तो मुसलमानों के खिलाफ में भड़का करके वो आपका वोट लेना चाहते हैं, दूसरा आपके नेताओं का चेहरा दिखा करके वो आपका वोट लेना चाहते हैं। दोनों मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले आरएसएस बीजेपी के झांसे में आकर के हम लोगों ने उनका समर्थन करके अपना सत्यानाश कराया है। 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, 52% को 27% आरक्षण मिला था और 27% में क्रीमी लेयर लगाया गया था। अगर उस समय पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली जाकर संसद भवन को घेरते तो पिछड़ों को भी संख्या के अनुपात में हिस्सा मिल जाता, लाखों नौकरियां पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिल गई होती। लेकिन आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के द्वारा विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे तमाम लोगों को आगे करके पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया और गुमराह करके पिछड़ों से बाबरी मस्जिद गिरवा दी गई। जिनको अपने अधिकार की लड़ाई दिल्ली जाकर लड़ना चाहिए था, उनको अयोध्या लाया गया और बाबरी मस्जिद गिरवा दी गई और आज मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। हमने कहा, अरे भाई आरएसएस बीजेपी के लोगों, दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग अच्छे नहीं होंगे आपकी नजर में, लेकिन विनय कटियार तो आपकी पार्टी के हैं, कल्याण सिंह तो आपकी पार्टी के हैं, उमा भारती तो आपकी पार्टी की है, प्रवीण तोगड़िया तो आपकी पार्टी के थे और इनका तो मस्जिद गिराने में बहुत बड़ा योगदान था। कल्याण सिंह जेल तक गए थे, सरकार गंवाई थी, कम से कम इनको तो ट्रस्ट में रख लेते, दूसरे को नहीं रखते। लेकिन आरएसएस बीजेपी की नजर में हम 3 समय पर केवल हिंदू होते। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू, जब वोट डालना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू, जब चंदा देना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू, लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो हम बिल्कुल भी हिंदू नहीं। जब उनके काम की बात है तब हिंदू है, जब हम अपने अधिकार की बात करें, अपनी गिनती की बात करें, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करें, तब हम हिंदू नहीं हैं। तो बार बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों का डर दिखाकर हमारा वोट लेना चाहते हैं कि मुसलमानों का राज आ जाएगा। आजादी के 74-75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, मुसलमानों की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, कहीं पर भी मुसलमानों का कब्जा नहीं है। बल्कि सच्चर कमीशन कहता है मुसलमानों के हालात अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। इसलिए खतरा मुसलमानों से नहीं है, खतरा इन लोगों से है जो देश का संविधान और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और हमारे हक अधिकार खत्म करना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई इनसे लड़ना पड़ेगा। अगर इनसे लड़ाई लड़ेंगे तो हमें हमारे हक अधिकार मिलेंगे। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को इनके इस जाल से, हिंदू मुस्लिम के जाल से सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरा, ये जो हमारे लोगों को मंत्री बना रहे हैं, हमारे नेताओं का चेहरा दिखा रहे हैं, उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे मोदी का चेहरा दिखाकर 14 में वोट लूट लिया, 17 में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाकर वोट लूट लिया, वैसे फिर 22 में अलग अलग जाति के मंत्री बनाकर हमारा वोट लूटना चाहते हैं। इन तमाम साजिशों से हमको सावधान रहने की जरूरत है और देश में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा
माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बन चुका है। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में बड़ी ताकत के साथ हमारे लोगों को जोड़ना चाहिए और इनके प्रत्याशियों को वोट दे करके बड़ी संख्या में जिताना चाहिए, ताकि हमारे हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास। धन्यवाद माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली। आपने अपनी बात रखी। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की जो कानपुर देहात की महारैली वर्चुअल हो रही है, इसमें हमारे बीच में अभी